मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, पेश खिदमत है उर्दू का मशहूर नावल राजा गिद्ध। इसे लिखा है बानो कुद्सिया आपा ने और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद ज़रख़ाम। आइए बढ़ते हैं नावल की जानिब। शाम समय इश्क़े लाहासिल। ये तीसरे पीरियड का वाक़या है। एमए की सारी क्लास हाजिर थी। लड़कियां हमसे अगली कतार में बैठी थीं। इन चोलिस्तानी हिरनियों में वो सबसे आखिरी थी। अक्टूबर का दिन था। जिस तरह भट्टी से निकलकर मकई के दाने सफेद फूले हुए बड़े और ठंडे नजर आते हैं, ऐसे ही अक्टूबर का ये दिन था, बड़ा फूला हुआ और सफेद। इससे पहले के तमाम दिन भट्टिये दीदा गर्म थे, लेकिन ये दिन सफेद सफेद धूप में कुछ फूला फूला बड़ा बड़ा नजर आता था। कुछ दिनों में ये सलाहियत होती है कि वो घड़ियों के ताबे नहीं रहते, अपनी गुंजाइश और समाई के मुताबिक गुजरते हैं। प्रोफेसर सुहेल ने नई कार जैसी इस लड़की की तरफ नजरें उठाकर सवाल किया, अपना तारुफ कराइए। दाखिले के दिन से लेकर अब तक हम उसके नाम से कई मुताल्लिक काफिये लगा चुके थे। चुलिस्तानी हिरनी उठी, उसने कुर्सी पर ऐसे बाजू रखा जैसे मोटरसाइकिल के सहारे खड़ी हो। सर, मेरा नाम सीमी शाह है। मैंने कैनेड कॉलेज से बीए किया है और मेरे सब्जेक्ट साइकोलॉजी और हिस्ट्री थे। पहली मर्तबा तमाम तलबा अपने आप को बाकी क्लास से बाज़ाब्ता तौर पर मुतारिफ करा रहे थे। इससे पहले फरजाना, एंजेला, तैयबा और कौसर अपना तारुफ करा चुकी थीं, लेकिन ये तमाम लड़कियां चेहरे मोहरे और लिबास से ऐसी लगती थीं जिन्होंने अखबारी कागजों पर छपे हुए नोट्स रट रट कर बीए किया हो। कौसर के अलावा इन लड़कियों की जनरल नॉलेज और इल्मी इस्तेदाद कोर्स की किताबों तक महदूद थी। कौसर हबीब और सीमी शाह हमारे क्लास की आंखें थीं, जगमगाती, रोशन, दावत से भरी हुई। लेकिन कौसर हबीब मुतासिर करने से पहले बैक गियर लगाती थी, पस पकड़ने से पहले खुद हार जाने की आदत थी। इसके जिस्म और जहन की बनावट ही ऐसी थी जैसे बहुत खूबसूरत बल्ब रोशन हो, लेकिन बार बार बिजली का फ्यूज उड़ जाने की वजह से रोशनी में तवातुर न रहे। और सीमी शाह वो गुलबर्गी मुआशरे की पैदावार थी। इस वक्त उसने मोरी बंद जीन्स के ऊपर वाइल का सफेद कुर्ता पहन रखा था। गले में हमाइल माला नुमा लॉकेट नाफ को छू रहा था। कंधे पर लटकने वाले कैनवस के थैले में गालिबन नगदी, लिपस्टिक, टिश्यू पेपर थे। एक ऐसी डायरी थी जिसमें कई फोन नंबर और बर्थडे के दिन दर्ज थे। एक दो ऐसे कीमती पेन भी शायद मौजूद होंगे जिनमें स्याही ना होने की वजह से वो बॉल पॉइंट मांगकर लिखा करती थी। इसके स्याह बालों पर सुर्ख रंग गालिब था। अक्टूबर के सफेद दिन की रोशनी में इसके बाल आग पकड़ने ही वाले थे। वो बिल्कुल मेरे सामने थी और अगर मैं चाहता तो उसके कंधों पर सलीके से जमे हुए बालों को छू सकता था, लेकिन हमेशा की तरह इसके कुर्ते के नीचे से बॉडीज का इलास्टिक हुक और ऊपर जाने वाली तनाबों को देखकर मैं खौफजदा हो गया। भरी पिस्तौलों से कभी मैं इस तरह खाइफ नहीं हुआ। लड़कों की कतार में पहला लड़का आफताब था। जब सीमी शाह अपना तारुफ करवा चुकी तो आफताब उठा। अमरीकी फिल्मों का चढ़ता सूरज आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी और लय के साथ रोशन करता हुआ, गर्मी फैलाता हुआ, इस $6 मिलियन मैन ने भारी आवाज में कहा, मेरा नाम आफताब बट है सर। मैं इस कॉलेज का ही ओल्ड स्टूडेंट हूँ। आप मुझे खूब जानते हैं सर। प्रोफेसर सुहेल ने अपनी आंखों पर से चश्मा उतार कर कहा, लेकिन तुम्हारे हम जमात शायद तुम्हें नहीं जानते। आफताब ने पहले लड़कियों की कतार पर किरणें डाली, फिर डिस्क फेंकने वालों की तरह थोड़ा पांव पर घूमा और लड़कों को मुखातिब करके बोला, पिछले साल मैं यूनियन का सदर था। बीए में मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी था।
मैं अगर खुद पसंदी और फिल्मों का शौकीन ना होता तो शायद बीए में टॉप करता, लेकिन मुझे फर्स्ट ना आने का कुछ खास अफसोस भी नहीं हुआ, क्योंकि जो लड़की पंजाब में फर्स्ट आई है वो मुझसे नोट्स लेकर पढ़ती रही है। वैसे मेरी रेपुटेशन वालिदैन के खौफ और अल्लाह के फजल से अच्छी है। सारी क्लास हंस दी। लड़कों में से किसी दिल जले ने नारा लगाया, मियां मिट्टू, मियां मिट्टू। तारुफ जारी रहा। 5 लड़कियां और 15 लड़के जब तारुफ करवा चुके तो फजा हालात जिंदगी और नामों से बोझल हो चुकी थी और जमाइयां शुरू होती। लेकिन इसके बाद डॉक्टर सुहेल ने मेज पर से चौक उठाया, ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा सर, बड़ी बड़ी मूछें, छोटे धड़ और बड़े बड़े बूटों वाला एक कॉमिक फिगर बनाया। फिर इसकी आंखों पर चकोर फ्रेम की ऐनक पहनाई, फरियाद के अंदाज में फैले हुए बाजू खींचे और नीचे लिखा, इट इज मी डॉक्टर सुहेल, मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा। ब्लैक बोर्ड पर तस्वीर बनाने वाला प्रोफेसर हमसे बमुश्किल 5-6 साल बड़ा था, लेकिन कहीं इसके पास एक ऐसा हंटर मौजूद था जो शेरों को सुधारने वाले इस्तेमाल करते हैं। इसे कभी कोर्स पढ़ाना ना आया, लेकिन वो जहनों का जूडो खेलना जानता था। नजरियात की कुश्ती कराना इसका महबूब मशगला था। अपने शागिर्दों की खोपड़ियां खोलना और खाली पाकर इन्हें जूं की तूं बंद कर देना इसे जी से पसंद था। सिली हुई जबानें आजाद करा के तोते की तरह बातें कराना और रेडियो की मुसलसल जबान बोलने वालों को चुप कराने का फन भी सिर्फ इसे आता था। खूब आजादी बरतता और हर तरह की आजादी देता। कोई बात कभी उसे शौक न कर सकी। सोशियोलॉजी के साथ साथ इसे दुनिया का हर सब्जेक्ट आता था, इसीलिए इसकी मौजूदगी में फजा तालीमी तसन्नो से हमेशा पाक रहती और तालिब इल्म एक दूसरे के तशख्खुस में ज्यादा गलतियां न करते। प्रोफेसर सुहेल ने अपनी गुद्दी पर दायां हाथ रखा और मेज पर जरा सा चौंतरा जमाकर बोला, मैं उम्र और तजुर्बे में आप लोगों से ज्यादा बड़ा नहीं हूं, लेकिन चूंकि मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मुझे प्यार करने के लिए सिर्फ किताबें मिली हैं। अभी तक मेरा पैशन किताबें हैं। क्लास में कभी कभी आप लोग कुछ ऐसे सवाल भी करेंगे जिनका जवाब मुझे नहीं आता होगा और मैं बदकिस्मती से इतना मुतकब्बिर हूँ कि सब कुछ बर्दाश्त करता हूँ, किसी और की इल्मी बर्तरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आई वार्न यू, जब तक आप मेरी क्लास में रहें मुझे गुरु समझें, मेरे इल्म को ज्यादा मानें। कभी कभी ये बिल्कुल शैलो होगा, आप खुद बात की तह को बेहतर समझते होंगे, लेकिन मुझे इस बात का एहसास दिलाकर आपको नुकसान होगा। मेरी छाती छोटी हो जाएगी, मैं अपनी विस्कर्ट्स मुड़वा दूंगा और मेरी बेल्ट ढीली हो जाएगी। कौन कौन चाहता है कि मैं एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाऊं? हाथ उठाइए। सिवाय आफ्ताब के किसी ने हाथ न उठाया। भला मिस्टर आफ्ताब, आप क्यों चाहते हैं कि मैं एहसास कमतरी में मुब्तला हूं? आफ्ताब नेज़े की तरह सीधा खड़ा हो गया। सर, इसलिए कि आप पहले से एहसास कमतरी में मुब्तला हैं। सिर्फ हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। कहकहों में सबसे ऊंचा कहकहा प्रोफेसर सुहेल का था। अब कमरे में तसलीस बन गई। लड़कियों की कतार के आखिर में सीमी शाह, लड़कों की टुकड़ी के सिरे पर आफ्ताब भट्ट और इन दोनों के नुक्ताए इत्तिसाल पर प्रोफेसर सुहेल। गुफ्तगू इन तीनों के दरमियान जानदार सर्किट की तरह चलने लगी। हंसी के खत्म होने पर प्रोफेसर सुहेल फिर गोया हुआ, मेरे पास फिलहाल मोटरसाइकिल है। किसी लड़के को जरूरी काम हो तो वो मुझसे चाबी मांग सकता है, लेकिन जो वादे के मुताबिक मोटरसाइकिल वापस नहीं करेगा वो दोबारा अपने इस हक को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई लड़की बस स्टॉप पर खड़ी हो और हाथ देकर मुझे रोके, मैं उसे लिफ्ट दूंगा, लेकिन अगर वो मुझे मोटरसाइकिल मोड़ने को कहेगी तो मैं इसे उतार दूंगा। अब आप सब मुझे बता सकते हैं कि आपके पास क्या कुछ है जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और किस हद तक। पेन एक तरफ से आवाज आई, साइकिल कभी कभी
टिश्यू पेपर हमेशा, नोट्स इम्तिहान के बाद, लिपस्टिक सीमिशा बोली। फ्लाइंग किस आफ्ताब ने जवाब दिया। गुड, वेरी गुड। मुझे पता चला कि हमारी सोशियोलॉजी की क्लास का GNP काफी है और हम इस पर एतमाद करके आसानी से आगे चल सकते हैं। बाय द वे, क्या आप लोग कुछ समझते हैं कि फर्द और माशरे का आपस में क्या रिश्ता है? फर्द की आज़ादी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन क्या कभी यह भी मुमकिन होगा कि मुआशरा भी अपनी तमाम जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाए और फिर भी कायम रहे? अब प्रोफेसर की शक्ल बूढ़ी हो गई थी, अपने मोटरसाइकिल जितनी पुरानी। हमें मालूम भी न हो सका कि लेक्चर शुरू हो गया है। प्रोफेसर सुहेल बड़ी चाबुकदस्ती से फर्द और माशरे के बाहमी रब्त को ज़ेरे बहस ला रहा था, लेकिन कुछ ऐसे बारी बारी गेंद हम सबके कोर्ट में पहुंचता कि हम अपनी पूरी जहनी कुव्वत के साथ इसे प्रोफेसर के कोर्ट में लौटा देते। देखते देखते चेहरे तमतमाने लगे, आवाजें तीखी हो गईं, हाथ हवा में चलने लगे। लड़कियां जो नमाज़े नियत कर बैठी हुई थी, सुए के साथ बर्फ तोड़ती नजर आने लगी। बात फर्द और माशरे से होकर अब दूर जाने के लिए थी और हम स्वीडन, थाईलैंड, रोडेशिया, मैक्सिको, युगांडा के मुख्तलिफ माशरों का तकाबुल करते करते कभी फर्द की महरूमी के मुतालिक सोच रहे थे और कभी माशरे की बेचारगी पर अफसोस कर रहे थे। फिर सीमिशा उठी और बोली, सर आपका क्या ख्याल है, अगर माशरा आइडियल हो तो फिर क्या कोई फर्द कभी खुदकुशी कर सकता है? प्रोफेसर ने अपने छत्ते जैसे सर में उंगलियां डिबोई, फिर सवाल को लड़कों की कतार में फेंक दिया। लड़कों की कतार से जब कोई खातिर खा जवाब न मिला तो प्रोफेसर ने कहा, दरअसल खुदकुशी एक सिम्टम है। किसी माशरे के अंदर अगर कोई बैरोमीटर फिट किया जाए तो खुदकुशी उसका आखिरी दर्जा हरारत होगा। अफसोस मिस शाह, अभी कोई आदर्शी सोसाइटी ऐसी नहीं बन सकी, इसलिए हम तजर्बा नहीं कर सकते, लेकिन ख्याल किया जाता है कि सोसाइटी का प्रेशर पागलपन को जन्म देता है और पागलपन ही खुदकुशी का बाइस बनती है। उसके बाद वो डरखाइन के हवाले से ये तक बात करता रहा, हम सब ऐसी उम्र में थे जब खुदकुशी से एक रूहानी और रोमानी वाबस्तगी पैदा हो जाती है। ऐसी वजूहात का जायजा लिया गया जिनकी वजह से फर्द खुदकुशी पर माइल होता है। इक्तिसादी, मुआशरती, शख्सी, जाती और जिबिल्ली वजूहात। बिलाखिर बात खुदकुशी से खिसक कर दिमागी अमराज और पागलपन की तरफ मुड़ गई, क्योंकि खुदकुशी नतीजा थी, वजह नहीं थी। असली वजह वो दीवानापन था जिसकी बिना पर इंसान कई अहमकाना इक़दामात उठाने पर मजबूर होता है। एंजेला शुरू से आखिर तक खामोशी से बैठी रही। प्रोफेसर सुहेल के साथ साथ फरजाना, तैयबा और कौसर बहुत गर्मजोशी से बहस में हिस्सा ले रही थी, लेकिन यहाँ पर इनकी बोलती बंद हो गई। प्रोफेसर सुहेल बोला, आप लोगों ने फर्द और माशरे की कशमकश को बहुत खूबी से समझा है और बहुत से सही नतीजे अखज़ किए हैं। मिस फरजाना ठीक कहती हैं कि माशरे का फंदा जब फर्द की गर्दन पर बहुत तंग होने लगता है तो कभी कभी फर्द को मौत से पहले खुद अपने फैसले से मरना पड़ता है। कौसर ने खुदकुशी की अनगिनत वजूहात को ऐसे बयान किया कि इसमें एक नई दरियाफ्त की सी ताजगी पैदा हो गई। लेकिन अब मैं आप लोगों को दावत देता हूं कि सोचें, खुदकुशी का फेल, जिसे आप सब मुतफ़िक़ा तौर पर पागलपन की एक माकूस शक्ल समझते हैं, इस पर गौर करें। खुदकुशी पर नहीं, पागलपन पर, वजह पर, नतीजे पर नहीं। पागलपन की असली वजह क्या है? याद रखिए, पागलपन जिस कदर शजदर करने वाली हालत है, इसी तरह पागलपन पैदा करने वाले की वजह को भी हैरान कुन होना चाहिए। अब हमारे लड़कों की टीम इस बहस में लंगोटे कसकर दाखिल हुई। पागलपन की दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो फंक्शनल वजह हो सकती है सर के बच्चा पैदाइशी तौर पर नामुकम्मल हो। दूसरी वजह नफ्सियाती हो सकती है।
और गहरा देखिए, इन वजूहात के अलावा शायद कोई और वजह भी हो। अब तक आफताब ने मुंह से एक लफ्ज भी ना निकाला था। ये कश्मीरी बच्चा सफेद रंग की पैकिंग में बर्थडे गिफ्ट की तरह सजा सजाया पड़ा था। आफताब की आदत बाद में हमें पता चली कि जहां मुस्कुराहट से काम चल जाता वहां वो एक लफ्ज जाया न करता। जहां लफ्ज से इंदिया पूरा हो जाता वहां वो जुमले को इस्तेमाल न करता। जहां मुख्तसर बात काफी होती वहां वो लंबी बहस में न पड़ता। वो अमूमन पॉइंट्स में बात करने का आदी था। उंगलियों पर गिनता जाता, 1, नंबर 2, नंबर 3, और ज्यादा वक्त इसे नंबर 3 से आगे बढ़ने की जरूरत न होती। MA की क्लास में ये आफताब की सबसे लंबी गुफ्तगू थी। आफताब उठा। उसने अपने दोनों बाजू सलेब की तरह उठाए। आधी आस्तीन वाली कमीज में उसके दोनों बाजू सुनहरी घास से अटे हुए नजर आ रहे थे। खिड़की से आने वाली रोशनी इसकी ब्राउन आंखों में चमकते शहद जैसी रोशनी पैदा कर रही थी, और इस वक्त वो ओलंपिक्स खेलों में आग की मशाल उठाने वाले खिलाड़ी की तरह खूबसूरत, कुंवारा और मुकद्दस नजर आ रहा था। शायद इसी लम्हे सिमी ने इसकी तरफ देखने की गलती की और दीवानी हो गई। पागलपन हमेशा नाआसूदा आरजुओं से पैदा होता है सर, और नाआसूदा आरजुएं उन टैबूज से जन्म लेती हैं जो हर कल्चर में मौजूद रहती है। जिस कल्चर में मामूजात बहन से शादी नहीं हो सकती वहां मामूजात बहन के इश्क लाहासिल से दीवानगी पैदा हो सकती है। फ्राइड से मुस्तार लेने का शुक्रिया, सिमी ने कैंची जैसी तीखी अंग्रेजी में कहा। मोहतरमा, पागलपन की ये वजह मैंने रिप्रेशन से नहीं ली। मैं जिस पागलपन का जिक्र कर रहा हूँ वो मीर तकी मीर का पागलपन है, फरहाद का पागलपन है। प्रोफेसर सुहेल तो दीवानेपन की एक साइड दिखा रहे थे, खुदकुशी और मौत। मैं दूसरी साइड पेश कर रहा हूँ, और जहां पहुंचकर दीवानापन मुकद्दस हो जाता है। माउंट एवरेस्ट फतह कर लेता है, दूध की नहर बहा देता है। किसी लड़के ने पीछे से नारा लगाया, बैठ जाओ जनाब फरहाद साहब। आफताब ने पीछे कहर की नजर डाली और बैठ गया। दैट्स अ पॉइंट। प्रोफेसर सुहेल की आंखें चमकने लगी। यानी हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पागलपन दो किस्म का है, एक मस्बत, एक मनफी। वेरी गुड। अब इस महीने आप सबकी ये असाइनमेंट्स होंगी कि आप मुझे एक न एक वजह ऐसी बताएं जिससे फर्द में पागलपन पैदा होता है। ये वजह जिबिल्ली नहीं होनी चाहिए, एनवायरमेंटल नहीं होनी चाहिए, कोई बिल्कुल अनोखी वजह, चाहे बिल्कुल अहमकाना क्यों ना हो, कोई सूफी नजरिया, कोई आफाकी नजरिया, लेकिन बिल्कुल नई वजह होनी चाहिए। मैं सबसे ज्यादा सरभरे जवाब पर सबसे ज्यादा नंबर दूंगा। क्लास में शोर मच गया। सर, दीवानेपन की सिर्फ एक वजह है, माहौल, माहौल, माहौल। एक तरफ से आवाज आई, सर इंसान में पैदाइशी नक्स होता है, बायोलॉजिकल रिप्रेशन सर, माने न माने कोई। असल पागलपन की सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक वजह, इश्क ला हासिल, इश्क ला हासिल, इश्क ला हासिल, इश्क ला हासिल। भंगड़ा डालने के अंदाज में आफताब कुर्सी पर चढ़कर चिल्लाया, ऑर्डर ऑर्डर। प्रोफेसर सुहेल ने कहा, दोस्तों मेरी इंक्रीमेंट का सवाल है, अगर तुम लोग ऐसे शोर मचाओगे तो कॉलेज वाले मेरी रिपोर्ट कर देंगे प्रिंसिपल साहब के पास और मेरी तब्दीली मुजफ्फरगढ़ करा देंगे। इसके बाद बहस बेपतवार की कश्ती बनकर चलने लगी। क्लास के किसी ज़हीन नौजवान ने ग्रुप शादी और हशीश का किस्सा छेड़ दिया। फिर मगरिब की आज़ाद रवी से बाद नेग्रो मसले की तरफ गई। स्वीडन में एबिसिनिया के रेफ्यूजी मसाइल, रेड इंडियन और इनके जादूगरों की बातें, नौआबादियात और जमहूरियत के बखेड़े, जापान और इसकी इंडस्ट्रियल कामयाबी, रूस का पलटता हुआ कम्युनिस्ट निज़ाम। जो भी बात किसी को मालूम थी उसने की,
लेकिन सिमी शाह को कुर्सी पर खड़े आफताब के इश्क लाहासिल ने सर कर लिया। वो गुलबर्ग की साख्ता थी। उसकी सारी उम्र कॉन्वेंट स्कूलों और कॉलेजों में गुजरी थी। अपने खाली औकात में वो अंग्रेजी मौसीकी सुनती, टाइम और न्यूज वीक पढ़ती, टीवी पर अमरीकी सीरीज देखती। इसकी वार्डरोब में गिनती के शलवार कमीज थे। वो शैम्पू, हेयर स्प्रे, टिश्यू पेपर्स, कोलोन और सेंट स्प्रे के बलबूते पर सिंगार करती थी। इसने कभी लोटे और बाल्टी से गुस्ल न किया था। बैग, ब्रश और शावर से नहाने वाली इस दुख्तरे गुलबर्ग को न जाने क्या हुआ कि एक कश्मीरी बच्चे से, और वो भी अंदरूने शहर के रहने वाले से, जब वो इश्क लाहासिल का नारा लगा रहा था, मात खा गई। इससे पहले सिमी शाह और आफताब कनखियों से एक दूसरे को देखते रहे थे। एडमिशन फीस दाखिल करवाते वक्त बरामदे में आते जाते, लेकिन इस तीसरे पीरियड में इन दोनों की निगाहों में पहले इस्तेजाब उभरा, फिर पहचान पैदा हुई और एक ही सेशन में सब कुछ एतराफ में बदल गया। क्लास के बाद वो दोनों उठे, एक अनजानी कुव्वत के तहत साथ साथ चलने लगे। बाहर पहुंचकर सिमी शाह कुछ कहे बगैर आफताब की मोटरसाइकिल पर बैठ गई। आफताब ने सवाल न किया कि इसे कहाँ जाना है, और वो दोनों किसी फिल्मी मंजर की तरह आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर फेड आउट कर गए। तारुफी तकरीब में 3 अफराद ने मेरा पटरा किया। आफताब जिस्म के एतबार से बिल्कुल यूनानी था। अगर वो क्लास में मौजूद ना होता तो शायद मेरा चिराग सबसे रोशन होता। एक खास किस्म का बुग़्ज़, हसद और अल्लाह वास्ते का बैर मेरे दिल में उसके खिलाफ पैदा हो गया। दूसरा धक्का मुझे प्रोफेसर सुहेल से लगा। इससे पहले मैं हमेशा ऐसे प्रोफेसरों से पढ़ा था जिन्होंने कई साल पहले कोर्स की किताबों से नोट बनाकर रखे हुए थे। हर साल वो इन्हीं मुख्तसर नामचों के बलबूते पर पढ़ाते आ रहे थे, और पेंशन मिलने तक इनकी तालीमी इस्तेदाद पढ़ने के इम्कानात सिफर थे। जो नज़रियात उन्होंने सर्विस के शुरू में मुरतब कर लिए, उनको बदलना या इनमें तरमीम करना मुमकिन न था। स्कूल में हम मास्टर गुलाम रसूल की परवरिश में रहे। उनकी दाढ़ी, जबान की घनगरज और वो मेज़ कभी तब्दील न हुई जिस पर वो क्लास में आते ही अपनी छड़ी रखते थे। उनकी दाढ़ी हमेशा कासनी माइल सियाह खिजाब से चमकती नजर आती। जिस तरह थानेदार मुलजिम को लंबा डालकर माँ बहन की गालियां देते हैं, ऐसे ही वो हमें बेंच पर खड़ा करके हमारी इज्जत अफजाई किया करते थे। उनकी आवाज का वॉल्यूम कंट्रोल खराब था और सिर्फ ऊंचे सुरू पर काम कर सकता था। गर्मियां, सर्दियां, इनकी वही बलदार सिया छड़ी मेज पर नजर आती। छड़ी तक हमारी रसाई न थी, इसलिए हम मेज से बदले लिया करते थे। प्रकार से गूद गूद कर नुक्तों की शक्ल में इसकी चारों टांगों पर कई गालियां कुंदा थीं। लेकिन ये मेज बदसलूकी के बावजूद और मास्टर साहब हमारी बद्दुआओं के बावस्फ कभी अपनी जगह से न टले। अगर इनके मुंह से निकल जाता कि जंग आज़ादी 1647 में हुई थी, तो फिर तमाम किताबों की तस्दीक के बावजूद वो अपनी राय बदलने पर रजामंद न होते। उनकी इस अटल खासियत की वजह से इनके तमाम शागिर्द डरपोक, घुन्ने और बुजुर्ग दुश्मन थे। मास्टर गुलाम रसूल मुगल बादशाहों की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त न कर सकते थे। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक तमाम शाह इनके हीरो थे। अगर इनके अहदे हुकूमत यजाद में कोई कोताही किसी को नजर आती तो वो बिलबिला उठते। नुक्ताचीनी करने वाले को दलाइल देकर कायल करने की इनमें सलाहियत न थी। ऐसे में इनका वॉल्यूम कंट्रोल खुलता जाता और वो दलील की जगह चिंगार से अगले को कायल कर लेते। नवी जमात के शुरू में कहीं से तुज़के चांगीरी मेरे हत्थे चढ़ गई। मैं सारा दिन तमाम हम जमातों को इसके वाकयात सुनाता न थकता। गो मैं मास्टर गुलाम रसूल की जहनियत से वाकिफ था, लेकिन नई नई जवानी चढ़ी थी। अना फन उठाए खड़ी थी।
मैंने हम जमातों पर अपना रोब डालने के लिए एक रोज क्लास में जुर्रत से कहा, मास्टर जी आपने तुझके जहांगीरी पढ़ी है? जब तू अभी थोड़ा थोड़ा मूतता फिरता था तब मैंने उसको पढ़ा था। बैठ जा और ज्यादा इल्मियत ना भगारा कर क्लास में। मास्टर जी, मैंने जरा सी कोशिश के बाद कहा। क्या है? इसमें कुछ ऐसे वाकयात दर्ज हैं जिनको पढ़कर एहसास होता है कि बादशाह जहांगीर कुछ ऐसा रहमदिल नहीं था। मास्टर गुलाम रसूल ने चौक का टुकड़ा अड़ियल मेज पर मारा। नूरजहां से शादी की, ये रहमदिली नहीं। कोई बादशाह किसी दुहाजू से शादी करता है? उसको कमी थी कंवारियों की? बोल बता, ये रहमदिली नहीं तो और क्या है? बता। मास्टर जी और मैं मुख्तलिफ पैमानों से रहमदिली को नापते थे। जहांगीर ने एक मुलजिम को मास्टर जी बकरे की खाल में बंद करवा के ऊपर से खाल सिलवा दी थी। मुलजिम था ना, कोई बेगुनाह तो नहीं था। सजा हमेशा बेहतरी के लिए दी जाती है। अब मैं तुमको मारता हूं तो क्या इसका फायदा मुझे होता है? बताओ। सारी सजा मुलजिम के फायदे के लिए होती है। लेकिन मास्टर जी, जो बकरी की खाल में सिलवा दिया गया उसको क्या फायदा हुआ? बैठ जा और बहसी न जाया कर अपने बड़े भाई मुख्तार की तरह। मतलब हो ना हो, बहसी चला जा रहा है, बोले जा रहा है। खैर से मूछे आ जाएं सिद्धि पदी तो बात करेंगे जहांगीर आजम की। वो सिकंदर आजम की तरह हर मुगल बादशाह के साथ आजम लगाने के आदी थे। अपनी मूछों के सिलसिले में पहले ही मैं कुछ शर्मसार सा रहता था, इसलिए मैं चुपचाप बैठ गया। लेकिन इल्मियत बगाड़ने वाले लड़के ने मेरे अंदर कहीं बगावत कर दी। तालीम व तदरीस की बड़ी बदनसीबी ये है कि आम उस्ताद उमूमन औसत दर्जे का शख्स होता है और वो जहनी, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर लकीर के फकीर किस्म की बातें सोचता है। इसे ज़ब्त व नज़्म से, मिडिल क्लास लोगों से और पढ़ाकू तलबा को पढ़ाने से प्यार होता है। लेकिन सारा दिन वो बड़ी कदावर शख्सियतों और उनके कारनामों की तालीम देता है। ऐसे लोग जिन्होंने कभी माशरे के साथ मुताबिकत न की, आम तरीन होते हुए वो ऐसे लोगों की तालीम आम करता है जिनकी सतह पर वो सोच भी नहीं सकता। इसका अपना किरदार बच्चों को आम बनाने पर मुसिर रहता है और इसकी तालीम बच्चों को खास होने पर उकसाती रहती है। स्कूल से भाग जाने वाले बच्चों की जगह स्कूल में नहीं होती, लेकिन ऐसे ही बाकी बच्चों को बेंच पर खड़ा करके हमेशा उन अजीम शख्सियतों की रोशन मिसालें दी जाती हैं जो खुद स्कूलों से भागे थे। हर गुलाम रसूल बच्चों को जीनियस की किताबें पढ़ाकर आम बनाने की कोशिश करता रहता है और यही तालीम का सबसे बड़ा अलमिया है। खास लोगों की तालीम और आम लोगों की दादागिरी। मेरे दिल की बेंच पर भी मास्टर गुलाम रसूल के साथ कई कदावर शख्सियतें खड़ी थीं। इसी तजाद के बाइस मैं उम्र में बढ़ने के बावजूद अंदर से न बढ़ सका और मेरी शख्सियत उस दरख्त जैसी हो गई जिसे ज़ेबाइश के लिए जापान में पाला जाता है, जो सालों पुराना होता है लेकिन जिसका कद एक हद से आगे नहीं बढ़ सकता। मैं इसीलिए इस कदर मोहतात था कि कभी कभी बेअमल हो जाता। तज्जिए की हद तक तो ठीक है, लेकिन अमली जिंदगी में भी सीधे रास्तों के बजाय मैं पगडंडियों पर आवारा कुत्तों की तरह सरगर्दा रहता। मुझे कभी ऐसे गुरु की तलाश थी जो मुझे खींच तान कर अपना इल्म जितना बड़ा कर दे। लेकिन स्कूल के बाद एक और मास्टर गुलाम रसूल मिल गए। इनसे मेरी मुलाकात बीए के पहले साल में हुई। प्रोफेसर तनवीर हमेशा फौरन सिगरेट पीते। उनके 3 पीस सूट बेदाग होते, चेहरे पर मोटे शीशों की ऐनक होती। क्लासों के अलावा वो हमारा ट्यूटोरियल भी लेते थे। उन्होंने भी अनगिनत किताबें पढ़ी थी। उनका मुताला मुझे मरऊब करता था क्योंकि मेरी अव्वलीन तालीम देहाती थी।
इसलिए मैं फ्यूडल निज़ाम पसंद करता था। वो पक्के सोशलिस्ट थे। थ्योरी की हद तक वो माशरे की हर मुसीबत को दौलत की गलत बांट से मंसूब करते। बीए के पहले साल में उन्होंने मुझे मुंह के बल गिरा लिया, लेकिन एक साल उनका साया बने रहने के बाद मुझे पता चला कि वो एक और किस्म के मास्टर गुलाम रसूल हैं। वो दिल से सोशलिस्ट थे, लेकिन सिर्फ किताबी तौर पर। उनका रहना सहना, मिलना मिलाना, जिंदगी बसर करने की छोटी छोटी जुजियात किसी फ्यूडल लॉर्ड की सी थी। मुश्किल ये थी, वो ना अपने सोशलिस्ट नजरिए पर तनकीद बर्दाश्त करते थे, ना अपनी तर्जे जिंदगी पर। अगर कोई तजाद इनके शागिर्दों की नजर पड़ जाता और वो इस पर राय दे देते, तो फिर प्रोफेसर तनवीर सख्ती के साथ उस आजादी राय की सरकूबी करते जिसके वो प्रचारिक थे। बीए फाइनल के इम्तिहानों से कुछ दिन पहले की बात, वो हमें क्लास में सिगरेट पीने की इजाजत देकर अपने रोशन ख्याल होने का सबूत दे रहे थे। मैं खड़ा होकर बोला, सर एक बात है, सिगरेट मत बुझाओ, हम दोस्त हैं, पूछो और बैठे रहो। सर आप हर रोज हमें बताते हैं कि रुपया थर्ड वर्ल्ड जिल्लत की जड़ है, फिर आप अपनी कार बेचकर मामूली मोटरसाइकिल क्यों नहीं खरीद लेते? अभी मैं पुख्ता नहीं था और नहीं जानता था कि आमतौर पर कौल और फेल के तजाद से बड़ी कदावर शख्सियतों का खमीर बना होता है। प्रोफेसर तनवीर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, यह बिल्कुल पर्सनल सवाल है, बैठ जाओ और याद रखो तुम कस्बाती लोगों के मैनर्स बहुत कमजोर होते हैं। बेवकूफ गधे, अगर मैं कार बेच दूं तो कॉलेज कैसे आऊं? मेरी अना को सख्त धक्का लगा, इसलिए बहस को अब छोड़ना मेरे लिए भी आसान न था। मैंने प्रोफेसर तनवीर को जिच करने के लिए कहा, साइकिल पर सर, साइकिल पर। इंसान को आवाम में मिले रहना चाहिए। ये स्पेस एज है गधे आदमी, हर काम में वक्त बचाना पड़ता है और तुम मुझे साइकिल सवार बना रहे हो। लेकिन सर चीन भी तो स्पेस एज में है, वहां के लोग। एक दानिश्वर इंटेलेक्चुअल साइकिल पर आए जाए और तुम्हारे बिजनेसमैन कारखानेदार 2 कौड़ी के 9 दौलतीय कारों पर घूमे। मर मर कर तो जगह मिली है माशरे में, बरसों की जद्दोजहद के बाद ग्रेड बढ़े हैं, हम भी इज्जतदार जिंदगी बसर करने के काबिल हुए हैं। लेकिन सर आपके नजरियात के मुताबिक तो सोसाइटी में कोई तबका नहीं होना चाहिए जिससे इज्जत बेइज्जती का सवाल पैदा हो। अब प्रोफेसर के मुंह से झाग उड़ने लगी। वो दोनों बाजू लहरा लहरा कर बोले, बैठ जाओ मेंढकी, खोपड़ी 2.5 इंच की होती है और इसमें मार्क्स के नजरियात बिठाना चाहते हो। बैठ जाओ भाई मियाँ, पहले टाई की नोट बांधना सीखो, फिर इधर आना इन बातों की तरफ। मैं अपनी टाई की नोट हथेली में छुपाकर बैठ गया। प्रोफेसर तनवीर को खोपड़ियां खोलने का अमल नहीं आता था। वो किसी को ऐसी तालीम देने के अहल न थे जो नजरिए और अमल का फर्क कम कर दे। लेकिन प्रोफेसर सुहेल ऐसा छपा हुआ कागज नहीं था जिस पर मजीद कुछ लिखा ना जा सके। वो तो स्लेट की मानिंद था, लिखा मिटाया और फिर लिख लिया। किताबों से इसका शगफ देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। मुझे भी अरसे से किताबों की रिफाकत नसीब थी, लेकिन किताबों ने मुझसे जिंदगी की हल्की तरफ को पोशीदा कर दिया था। मैं महसूस करता था कि किताबों से मोहब्बत करने वाले उमूमन जिंदगी की उस अहम सिमत को भूल जाते हैं। वो इस कदर संजीदा हो जाते हैं कि मिजाज मुकम्मल तौर पर इनकी जिंदगी से निकल जाता है और वो लंबा जुब्बा पहनकर सारा वक्त पड़े हुए नजरियात की लाठी से दूसरों की पिटाई में मसरूफ रहते हैं। प्रोफेसर सुहेल मुख्तलिफ और अजीब था। मेरी शख्सियत पर किसी न किसी गुलाम रसूल ने अपनी मोहर लगा रखी थी, इसलिए बच्चे की तरह सादा, किसी गवार की तरह मुतहय्यर और किसी मस्खरे जैसे हंसोड़ पर प्रोफेसर सुहेल को देखकर मैं
हक्का बक्का रह गया। तारुफी क्लास में ही मुझे अपनी इल्म दोस्ती से गिला पैदा हो गया। महात्मा बुद्ध की धामा पाधा से लेकर मौजूदा दौर के ताज़ा तरीन इल्म पैरासाइकोलॉजी तक मुझे जो कुछ पेश आया था उससे उकताहट पैदा हो गई। काश मैं भी सादा सलेट होता, पिछला लिखा हुआ मिटा सकता और प्रोफेसर सुहेल की दी हुई असाइनमेंट्स को उसी ताजगी से लिख सकता जिसकी वो हमसे तवक्का रख रहे थे। हालांकि अभी मैंने मजमून नहीं लिखा था, लेकिन अभी से इन्हें मायूस करने का दुख मुझे था। आफताब के हुस्न और प्रोफेसर सुहेल के इल्म के आगे घुटने टेकने के बाद मैंने तीसरा सजदा सीमी शाह को किया। गालिबन इसमें इस कल्चर की जीत थी जो देहाती लोगों को मुयस्सर नहीं आता। मैंने इससे पहले इतनी मुकम्मल शहरी लड़की नहीं देखी थी। उसे देखकर मैं इश्तिहारों की दुनिया में पहुंच गया और वो मुझे हवाई सफरों पर बादलों से ऊपर ले गई। उसका लबो लहजा, लिबास, उठना बैठना, जिस्म से उठने वाली खुशबू सब इस बात की गवाह थी कि वो मुझसे ज्यादा मुहज्जिब है। अब मेरी अना का यही मसला था कि मैं इस लड़की को पछाड़ूं और इसे अपनी देहाती बैकग्राउंड में घसीट कर ले जाऊं, जहां वो मेरी वजह से पछाड़ खाकर गिरे और मुकम्मल तौर पर देहाती हो जाए। फिर उसके सुबह शाम माँ की तरह लस्सी पीने, दूध दोहने, चरखा काटने और बड़ी बड़ी हांडियों में साग पकाते हुए सर्फ हों। शायद हर मर्द के अंदर ये आरजू होती है कि वो औरत को उसकी पटरी से उतारे और अपने रास्ते पर लेकर चले। अब ये और बात है कि आफताब मुझसे पहले ही सीमी शाह को मोटरसाइकिल पर बिठाकर रुखसत हो गया था और अंदरूने शहर के कल्चर पर उर्दू में पहला लेक्चर दे रहा था। मोअज़्ज़िज़ सामाईन कराम, आज के लिए बस इतना ही। बकिया नॉवेल के लिए अगली पोस्ट मुलाहिज़ा फरमाइए। शुक्रिया।